हेलो सर, कैसे हैं आप? I'm fine, sir. सर वंस अगेन वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। Thank you, sir. पिछला वाला पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, मेडिकल साइंस से रिलेटेड था, जी। रेकी हीलिंग के बारे में बात की। जी, इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा मैं पिछली बातों को ही रिलेट करूँगा ठीक है सर। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी एक डिफरेंट टॉपिक भी हो ये। जी, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सर कुछ एनर्जीज़ के बारे में, ठीक है। क्योंकि रेकी हीलिंग भी कहीं लिंक करती है एनर्जीज से। जी जी। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज। जी, तो क्या ये जो हीलिंग है या फिर आपकी समझ में नेगेटिव एनर्जीज और ब्लैक मैजिक क्या होता है? सर देखिए, एनर्जीज ना दो टाइप की होती हैं। एक होती है इन्फ्लुएंसिंग, एक होती है नॉन इन्फ्लुएंसिंग। जी। एनर्जी में डिफरेंशिएशन नहीं होता, केवल अफर्मेशन में डिफरेंशिएशन होता है। इंसान जब अपनी योनि त्यागता है, दशा मुक्त होता है या मरता है, तो उसकी जैसी जैसी इच्छाएं रहती हैं उसकी ऊर्जा वैसे वैसे निर्वाण प्राप्त करती है या नहीं करती है। जी। अगर आप अनसेटिस्फाइड कंडीशन में मरे थे तो आप प्रेत बन के भटकोगे ही भटकोगे। अगर आप सेटिस्फाई हुए थे तो आपको अच्छी योनि मिलेगी, आप नेक्स्ट लाइफ में अच्छी लाइफ लोगे। आपके मरते समय जो दिमागी अवस्था होती है वो अगली लाइफ में स्टेट डिफाइन करती है, आपकी कंडीशन डिफाइन करती है। तो जब भी हम ये ब्लैक मैजिक या एनर्जी सुनते हैं तो बेसिकली है क्या कि ये इस एनर्जी के साथ में आपका इंटरेक्शन हुआ, उस एनर्जी की एक अफर्मेशन थी, उसके मरने से पहले एक चाहत थी कि मुझे ये मिलना चाहिए और ये नहीं मिला। अब वो चाहत ही है जो भटक रही है, शरीर नहीं है, इच्छा है। अब उस इच्छा की जो इच्छा बनी हुई है वो आपकी इच्छा बन गई। आपकी इच्छा और उसकी इच्छा जब एक हो जाती है तो यूनियन ऑफ एनर्जी एंड बॉडी कहते हैं। दो लोग समाज में प्यार करते हैं तो उनकी इच्छाएं लगभग एक सी होती हैं, चाहतें एक सी होती हैं। एनर्जी के साथ में भी ऐसे होता है कि व्हेन एवर यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, व्हेन एवर समवन इज पोजेसिंग यू। ये जो पोजेशन वर्ड आप ये सुनते होंगे ना, मेरे ख्याल से व्यूअर्स ने भी सुना होगा पोजेशन वर्ड। तो फिजिकल पोजेशन या एनर्जी पोजेशन दोनों की एक ही डिमांड होती है, चाहत। सर मैं एनर्जी पोजीशन की बात करूंगा ठीक है यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम ऑडियंस है ना, ठीक है, मुझे पता है कि उनको क्या पसंद है। अच्छा, ओके, ठीक है। जी सर। सर अभी आपने बात की कि जब भी हमारा देह त्याग होता है जी, हमारी जो भी इच्छा रहती है, वो इच्छा अगर हो गई पूरी तो ठीक है, वो नहीं हुई तो हमारी आत्मा कह सकते हो, सिंपल वर्ड्स में हमारी आत्मा भटकती है उस इच्छा को पूरी करने के लिए। एक और बात सर कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिलेट करूँगा पुनर्जन्म को लेके और हमारी पास्ट लाइफ को लेके। अच्छा जी। तो क्या पास्ट लाइफ सही में होती है ओके, या पुनर्जन्म भी होते हैं? क्योंकि इच्छा हमारी रह गई है तो एक तो तरीका है कि आत्मा ही भटके, वो किसी के शरीर पे पोजेस करे, या फिर वो पुनर्जन्म ले ले और फिर अपनी इच्छा पूरी करे। देखो क्या होता है कि आपने यदि कर्म पूरे करे हैं कुछ हिस्से के और अभी कर्म अधूरे हैं जी, इच्छा उतनी प्रबल नहीं है कि आप वो साइकिल तोड़ दो, जीवन मरण का साइकिल तोड़ दो, तब तो आपकी नेक्स्ट बर्थ होगी। और जब इच्छा इतनी प्रबल हो गई ना, चाहत इतनी प्रबल हो गई कि साइकिल भी टूट जाए, नेचर का फिनोमेना भी टूट जाए, तो आप एक लिम्बो जोन में जाते हो, जिसे हम निर्वात कहते हैं। एक शून्य, एक अवस्था होती है जिसे हम सेकंड डायमेंशन भी कई लोग कह देते हैं, कई लोग उसे निर्वात भी बोल चुके हैं। पैरेलल यूनिवर्स काइंड ऑफ, नॉट एक्चुअली, बट येस यू कैन से लाइक डायमेंशन जिसे कह देते हैं, कई लोग इसे डायमेंशन बोल देते हैं। बट आप फिर उसमें चले जाते हो भटके हुई जगह पर। जी। तो आपको वेट करना पड़ता है अगले शरीर मिलने तक का। और तब तक यदि आपने फिर भी तप कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया, तो शरीर जल्दी मिल जाएगा। आप तब भी अपनी इच्छा के अनुसार ही भटक रहे हो तो अभी आप प्रेत योनि में जाओगे जी। अब आप अनसेटिस्फाइड सोल की तरह से भटकोगे। आप आते जाते रहोगे, डायमेंशन इंटर ट्रैवलिंग भी होगी, आप घूमोगे, आप भटकोगे। और कोई मान लो इंसान है, उसकी भी इच्छा तड़प रही है। हर किसी इंसान में ऊपर उठने की, ऊंचा उड़ने की इच्छा होती है। अगर वो एनर्जी की इच्छा और इस व्यक्ति की दबी हुई इच्छा दोनों मैच कर गई और ये दोनों एक दिन कहीं मिल गए, लॉकिंग पोजीशन, एग्जैक्टली, एनर्जी इंटरेक्शन। लोग सोचते हैं कि पोजीशन के लिए कोई चिपटता है आपसे। मैं अगर मजाक में तौर पे कहता हूं कि भाई चुड़ैल चिपट गई, ये तुम ऐसा वर्ड क्यों? तो चुड़ैल कैरेक्टरलेस थोड़ी है कि इतनी कैरेक्टरलेस है कि तुम्हें चिपट जाएगी। वो चिपट नहीं रही है, इंटरेक्शन करती है। एनर्जी, आप अपने माता गर्भ में क्यों आए? ये भी तो यही रीजन है कि आपकी माता की इच्छा, आपके गर्भ की फ्रीक्वेंसी माता के और आपकी फ्रीक्वेंसी जब मैच कर रही थी तो ही तो यूनियन हो पाया। जी।
आज इस पोजीशन को देखकर लोग सोचते हैं कि पोजीशन कुछ डिफरेंट होता है, बच्चे का पैदा होना भी तो एक पोजीशन का कारण है, कह सकते हैं आप तरह से। पर वो एक नेचुरल कॉल है, उसके लिए कुछ नेचुरल फिनोमेना होता है, पोजीशन एक अननेचुरल कॉल है, एक अनएथिकल कॉल है। अब उससे मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि माता को अगर बच्चे से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? बर्थ करना पड़ेगा, और उसके बाद कि पैदा हो गया तभी माता का अधिकार रहता है, तो किसी और इन्फ्लुएंस के साथ में उसे जोड़ दो। पोजेशन को हटाने के तरीके भी ऐसे होते हैं, एनर्जी को कहीं और जोड़ दो, बॉडी को कहीं और निकाल दो। तो पोजेशन को हटाना और लाइफ को समझना, ये दोनों बहुत आसपास ही हैं जी। लोग एड्रेस करते हैं इसे एक ऐसा फिनोमेना समझ के कि जो कि साथ नहीं है, जबकि आपकी लाइफ के अंदर ही पोजीशन को हटाने और करने के नियम होते हैं। जो इंसान अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाता वो हर एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि भटक जाते हैं बहुत जल्दी जी। उन्हें कोई भी बरगला सकता है। जब आपके माइंड को ऐसे बरगला सकते हैं तो आपकी ऊर्जा को भी बरगला जा सकता है। वो कहते हैं कि मुझे किसी ने कुछ करा दिया। अब किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपको कुछ कराने का, आप एक्चुअली उस स्टेट में थे, आप वल्नरेबिलिटी की उस स्टेट को रीच कर चुके थे और उस कगार पे खड़े थे कि हल्का सा एक पत्थर भी आपके लिए बहुत बड़ा था। जैसे मान लीजिए घड़ा हो, घड़े के अंदर क्रैक आ चुका है, बाहर से दिख नहीं रहा है, आपने घड़े पे हाथ मारा, क्रैक बड़ा हो गया, घड़ा फूट गया। बाहर से नहीं दिख रहा था पर आप उस कोने पे घड़ा खड़ा था कि वो टूटने वाला था। ऐसे ही हमारे ऊर्जा भी होती है, कोने पे होती है। बहुत बार किसी किसी की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वो कोने पे खड़ी होती हैं, बाहर से इन्फ्लुएंस आए चेंज। जी सर, एक और बात, जैसे आपने कहा कि पोजीशन मतलब कोई किसी पे करवा नहीं सकता है, लेकिन सर ओकल्ट की अगर मैं बात करूं, ब्लैक मैजिक की बेसिकली, तो उसमें ना काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं, मुझे नहीं पता वो सच है झूठे क्या है, जिसमें ऐसा होता है कि कुछ एनर्जीज किसी के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। तो उसको आप कैसे देखते हो? देखो, ऐसा मैं नहीं कहता कि पोजीशन कराया नहीं जा सकता, तंत्र कराया जा सकता है। जैसे हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर्म कर सकते हैं शरीर के लेवल पे, ऐसे ही हम तंत्र भी कराया जा सकते हैं किसी के ऊपर। अगर मान लो कोई किसी को तंत्र कराता है तो उसके नियम होते हैं। आपको उसके ऑरा का एक पार्ट चाहिए होता है, उसका एक अंश चाहिए होता है। शरीर के बिना पोजीशन नहीं हो सकता। पहले शरीर को बांधोगे फिर ऊर्जा को बांधोगे। मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और शरीर तीनों जुड़े हुए हैं। आत्मा बांधनी है, शरीर बांध दो। शरीर बांधना है, आत्मा बांध दो। दोनों ही इंटररिलेटेड है। आपने पुनर्जन्म की बात करी। पुनर्जन्म के लिए आत्मा का कई लोग बहुत गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं। मैं कई बार उनसे सुनता हूं कि हम लोगों की आत्मा पूर्व जन्म की स्मृतियां लेके चलती है। हाँ सर, ऐसा होता है कि मैंने सुना है कि आत्मा जो है अमर है, अजर है, यानी कि उसका हमारे शरीर से कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी होता लोगों का पुनर्जन्म हो गया या कुछ भी ऐसा हो, उनको अपनी पीछे की चीज़ें याद हैं। तो कैसे हैं? जी, आत्मा जो होती है शरीर में ना किसी कर्म को अनुभव करने आती है। वो एक कर्म को लेसन रूप में, एक्सेप्टेंस में लेने आती है कि मुझे एक लेसन मिस हो गया था, दोबारा भेजा गया उस लेसन को रीलर्न करने के लिए। अब लर्निंग वो किसी से इन्वॉल्व नहीं होती, ना कोई दुश्मन ना कोई शत्रु, वो कहीं इन्वॉल्व या कलेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ ज्ञान लेने आती है। वो सिर्फ वहां पर एजुकेट होने आती है, लिटरेट होने आती है और वो लेकर वापस चली आती है। आपके साथ में आपका एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। जैसा आपका स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, ऐसी आपकी माइक्रो बॉडी भी होती है। माइक्रो बॉडी, एग्जैक्टली। आपका माइक्रो बॉडी में आपके संस्कार होते हैं जो हर जन्म की इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क को आप फॉर्मेट करते हो तो फिर भी कंटेंट रिमेनिंग होता है, आप उसे रिटेन कर सकते हो सॉफ्टवेयर यूज करके, कई सारे उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास में जब हम फॉर्मेट होते हैं, ये मतलब हम मृत्यु हो जाती है, मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद भी हमारा एक अंश रहता है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो माइक्रो इंफॉर्मेशन हर बर्थ में ट्रेवल करता है। वो हमारी सोल में होती है, वो सोल के साथ होता है जी। माइक्रो बॉडी, कॉजल बॉडी, रीजनिंग बॉडी, अल्ट्रा रीजनिंग बॉडी, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। कारण और महाकारण को कई लोग एक भी बोलते हैं, कई लोग उनको अलग अलग भी देखते हैं। तो ये 3 लेयर पे डिवीजन होता है और इसका डिवीजन हमारा करा जाता है 5 बॉडीज पे, कि हमारा है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश बोले गए हैं। ये तीनों बॉडी इन 5 कोशों का ही एक समीकरण है। फिजिकल बॉडी के आसपास भी होता है, जैसे हमने पहले पार्ट में आपसे डिस्कस करा ऑरा। ऑरा भी इसी का रिजल्टेंट है। अगर मैं शरीर से बोल रहा हूं तो मेरी बात का इंपैक्ट कम होगा,
बट जब मैं अपनी एनर्जी से बोलूंगा तो मेरी बात का इंपैक्ट बढ़ जाएगा, वो दूसरों को फील भी हो। एग्जैक्टली उनकी स्किन पे, उनके माइंड पे मेरे वर्ड ऐसे ऐसे फील होंगे पढ़ते हुए। और अगर मैं अपनी पांचों बॉडी से कुछ बोल दूंगा ना तो महावाक्य हो जाएगा। अब उसे वरदान कह सकते हैं, श्राप कह सकते हैं। जब आप अपनी एनर्जी बॉडी से बोलते हो कुछ चीजें तो अफर्मेशन एक ग्रांट होती है, एक अफर्मेशन कंक्लूड होती है। आपका जो ऑरा है ना, ऑरा के अंदर ही सारी कंडीशनिंग होती है। आप मर जाते हो, आपकी इच्छाएं नहीं मरती क्योंकि वो ऑरा में ट्रांसफर हो गई। एक चीज़ होती थी सर, पहले हम सुनते थे कि किसी को, जो हमारे साधु संत होते थे, उन्होंने किसी को श्राप दे दिया या किसी को वरदान दे दिया और वो चीज़ होती थी। एग्जैक्टली वो कुछ अलग तो नहीं करते थे, आई थिंक वो ऑरा पे ही कुछ थ्रो करते थे। जी जी। आपके ऑरा में ही होता है। जैसे मान लीजिए प्रेत योनि में कोई गया, भटकान वाली योनि में कोई गया, वो कैसे गया कि उसने अपने आप को शरीर से तो त्याग दिया, बट जो इच्छाएं थी वो वाइब्रेशनल बॉडी में चली गई। अब ये तो शांत नहीं हुई ना। मृत्यु का मतलब क्या होता है? ये भी शांत हो और बाकी बॉडीज भी शांत हो जाएं। उसे कहते हैं मृत्यु, कंप्लीट डेथ। बट आपका शरीर शांत हो गया, आपकी एनर्जी बॉडी शांत नहीं हो पाई, इसे कहते हैं प्रेत योनि। ये ज्यादातर, अब आप भटकोगे। ये ज्यादातर उस केस में होता है जब अकाल मृत्यु होती है। अकाल भी होती है, आपकी इच्छाएं सीमित नहीं हुई, आप बहुत सारी इच्छाएं लेके मर गए, तब भी होती है। पास्ट लाइफ में भी आपकी इच्छाएं जाती हैं। माइक्रो बॉडी, आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ गई, आपकी माइक्रो बॉडी इन इच्छाओं को लेके चली जाएगी पास्ट में। जो आपके शरीर पे हुआ है वो आपके माइक्रो में भी हुआ है। जैसे मान लीजिए आपकी डेथ हुई, यहां पर किसी ने सरिया मारा, आपकी डेथ हो गई। अब माइक्रो बॉडी के भी यहां पर चोट लग गई, तो अगला जब बर्थ आपका होगा, आपको यहां पेन होगा। आपकी बॉडी का यह हिस्सा बहुत सेंसिटिव होगा क्योंकि उसका लास्ट इंप्रेशन क्या था? यहां पर चोट। तो जो लेसन फिजिकल बॉडी लेती है वही लेसन माइक्रो बॉडी भी लेती है। जी सर, एक और बात, क्या हम इन एनर्जीज को देख सकते हैं अपनी इन आंखों से? क्योंकि मैंने ना काफ़ी ऐसे केसेस सुने हैं। मेरा एक दोस्त है, वो ये कहता है कि भाई मैंने ना ब्लैक शैडो या कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं अपने घर में या कहीं पर, वो मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है। तो मैं तो उसको कहता भाई भ्रम होगा, लेकिन क्या ये इस चीज़ से रिलेट करती है? अभी मैं कई बार ऐसे खुद भी फील कर चुका हूं और मेरे कई सारे क्लाइंट ने, मेरे स्टूडेंट्स ने फील करा है कि जब भी हम डार्क एनर्जी को देखते हैं, ये आपके व्यूअर्स के लिए भी है, आपकी आंखें यहां होती हैं और आप इधर कुछ फील करते हो चलता हुआ। ये आपने भी फील करा होगा कभी कभी कि आप यहां देख रहे थे और यहां से कुछ मूवमेंट हुई। वो तो सर देखा है कई बार। एग्जैक्टली लेकिन उसमें ध्यान नहीं देते। और व्हाइट लाइट जो होती है, जैसे हम प्योर एनर्जी कहते हैं या उसे एंजेलिक एनर्जी कहते हैं, वो इधर कहीं दिखाई देती है, ऊपर की तरफ हमारे उड़ती हुई, फ्लाई करती हुई बहुत बार दिखती है। ये जो लोग जानते हैं वो इस बात से एग्री कर पाएंगे और उन्हें पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एंजेलिक एनर्जी व्हाइट फेदर्स की फॉर्म में दिखती है। एंजेलिक साइंस भी होते हैं, या हम जैसे व्हाइट एनर्जी कह देते हैं, उसके साइंस भी होते हैं कि कुछ व्हाइटिश उड़ता हुआ दिखता है बहुत बार। आप आसपास देखोगे, अब कुछ नहीं दिख रहा, बट कभी कभी यहां पर कुछ ऐसे से एनर्जी उड़ती दिखाई देती है। वो तो सर शायद मैं अभी भी देख पा रहा हूं। देखो, एक होता है कि आपके आसपास लाइट है, एक शीन है, हाँ। तो उसका भी इन्फ्लुएंस है। मैं तो वही मानता हूं। एग्जैक्टली सब लोग यही करते हैं कि कहते हैं लाइट का ही इन्फ्लुएंस होगा, बट कमरे में डार्क है, रात को सो रहे हो, लेटे हुए बेड पे और व्हाइट व्हाइट उड़ता गया है, अननोटिस तो नहीं होगा क्योंकि सामने से गया आपके उड़ता उड़ता। आप सो रहे हो बेड पे, आपकी आंख यहां पर है, सोने वाले हो, और आपको यहां कुछ लेटा हुआ दिखाई दिया। मेरे साथ हो चुका है काम। रात के 2-3 बजे करीब में एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि आई वाज स्लीपिंग एंड समवन एल्स वाज स्लीपिंग बिसाइड मी, लिटरली लेटा हुआ। आपकी क्या फीलिंग थी तब? को पहली बार डर गया, फॉर श्योर, जो पहली फीलिंग होती है हर एक की। फिर एकदम से याद है मैं हीलर हूं। फिर हीलर फॉर्म में याद है कि अरे तू कैसे डर रहा है, तू तो हीलर है, सॉल्यूशन है तेरे पास में। क्योंकि पहली बार ना हमारा सबका रिएक्शन एक ही होता है। देखो, टाइम ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, डर वाला, वो हर किसी का होता है। डर हर सबको लगता है। किसी का डर सालों साल लगता है, किसी को महीनों तक, किसी को माइक्रो सेकंड्स पे। तो एक रात का ऐसा हो रहा था कि मैं लेटा हुआ था और मुझे अपने साइड में कोई बॉडी फील हुई कि कुछ लेटा हुआ कोई। पहली बार तो बहुत जोर से डरा, फिर याद आया कि तू तो हीलर है, तेरा डरना तो नहीं बनता। सर ऐसा हुआ कि पहली बार में आप डर गए, फिर बाद में अरे भाई मैं देखता हूँ तुझे, तो कौन है? एग्जैक्टली चैलेंज करता है माइंड। हीलर का माइंड चैलेंजिंग माइंड बन जाता है। और जब हमारे ट्रेनिंग होती है ना, तो डर का जो टाइम पीरियड होता है ना, स्क्वीज हो जाता है। दुनिया में कई लोग सालों साल डरते हैं, कुछ महीनों तक डरते हैं और कुछ फ्रेगमेंट में डरते हैं। डर मुझे भी लगता है, बट मेरे डर का टाइम पीरियड शॉर्ट हो चुका है क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन माइंड भी है एक,
जो सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। तो मैंने उस एनर्जी को कमांड करा, मैंने कहा देख चली जा, नहीं तो बहुत पिट के जाएगी। सोना है साइड में सोती रहे, जो तेरा मन करे करती रहे, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अगर मेरे से पंगा लिया तो बहुत पिट के जाएगी। कमांड देके सो गया। वो अकेली एनर्जी नहीं थी, कमरे में उसके साथ में 2-3 एनर्जी और भी थी। कई बार आपको ऐसा फील होगा, आप कमरे में लेटे हो, आप बेड पे लेटे हुए हो, पर आप शरीर के साथ खड़े हुए देख रहे हो अपने शरीर को। उसे एक्स्ट्रा बॉडी ट्रांसफर कहते हैं, या इसे हम कहते हैं आउट बॉडी एक्सपीरियंस। आउट बॉडी एक्सपीरियंस में आप अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर ट्रैवलिंग करते हो आसपास। कई बार लोग उसे एनर्जी समझ लेते हैं कि ऊर्जा निकली थी मेरी बॉडी से, एक्चुअली कुछ नहीं है, आपका सूक्ष्म शरीर बाहर खड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें सर, मैं सही बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूँ। जी, मैंने देखा है काफ़ी यूट्यूब वीडियोज में, बट मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन जब मैं अपने सामने सुन रहा हूँ, वो भी आपसे, तो और मजे की बात बताता हूँ आपको, हम अपने मॉर्निंग मेडिटेशन में अपने सूक्ष्म शरीर को ट्रेन करना सिखाते हैं। अच्छा। मैंने कई सेशंस के अंदर बताया कि आपको माइक्रो बॉडी ट्रांसफर कैसे करना चाहिए, और इस विद्या से हमारे ऋषि मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूम के आए हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड की सारी टोह लेके आए हैं, सारी रीडिंग्स लेके आए हैं। तो अगर आपकी फिजिकल बॉडी को आप डिसिप्लिन कर सकते हो, व्हाई नॉट योर स्पिरिचुअल बॉडी, व्हाई नॉट योर माइक्रो बॉडी। हर बॉडी डिसिप्लिन होगी ना, तभी एनर्जी क्रिएट हो पाएगी, तभी इंपैक्ट क्रिएट हो पाएगा। डार्क एनर्जीज में क्या होता है कि जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, डार्क एनर्जी का ना जो एक वाइब्रेशन लेवल है वो इम्बैलेंस होता है। वो वाइब्रेशन तो रखती हैं, बट वो डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशन है या फिर अनसेटिस्फाइड वाइब्रेशन है। एनर्जी लाइट और डार्क नहीं होती, एनर्जी एनर्जी होती है। उसकी वाइब्रेशन का एक्सेस होता है कि वाइब्रेशन कैसी है, वो उसके हिसाब से डिस्ट्रक्टिव करती है, कंस्ट्रक्टिव करती है। जो आपके शरीर में घुस के आपके शरीर की वाइब्रेशन को खराब कर दे, वो डिस्ट्रक्टिव है जी। उसे आप ब्लैक मैजिक कहते हैं। जो आपके शरीर में घुस के आपके साथ जुड़ के अच्छा काम कर दे, उसे कहते हैं हमारे पितरों की शक्ति है। व्हाइट एनर्जी कहते हैं, व्हाइट मैजिक कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक। सर, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा जी। आपने कहा पितृ, जो हमारे पितृ होते हैं उनकी एनर्जी है जी, या फिर सिंपली मैं कहूँ जो हमारे पूर्वज होते हैं जी। तो पुनर्जन्म की हमने बात की जी। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि पूर्वज जो होते हैं, क्या उनसे भी हम एनर्जीज के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर ध्यान में उतरें, मैं मॉर्निंग मेडिटेशन में ये भी करा चुका हूँ कई बार अपने स्टूडेंट्स के साथ में, ध्यान करा, ध्यान के अंदर एक टेक्निक होती है, उसे यूज करा, आप अपने पूर्वजों को बुलाते हो, निमंत्रण देते हो। इस संसार में नहीं होता वो स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। वो एक माइंड का स्पेस है जहां पर उनकी एनर्जी कॉल करते हैं। और मैंने उनसे कहा कि आप अपने पितरों की एनर्जी को बुलाओगे, वो आपको आंसर देंगी। कई बार लोगों को उसी वक्त एक एनर्जी आकर बैठी हुई दिखाई दी। कई लोग कह सकते हैं हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, मैं समझता हूं ये सब बातें। पर कईयों को क्या हुआ कि सपनों में आकर पितर गाइड करके गए। दिन में कोई आया जो फादर की शक्ल से मिलता था, उसने कोई सॉल्यूशन बता दिया। ये तो होता है। कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस करा होगा, आपके व्यूअर्स ने भी इस चीज को नोटिस करा होगा कि ऐसा होता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरे पास प्रॉब्लम थी, यहां सॉल्यूशन कैसे आया? ये इंसान जरूर मुझे सॉल्यूशन बताने आया। आप हो सकता है कई दिनों से प्रॉब्लम में परेशान थे, आप आज पॉडकास्ट शूट कर रहे हो और बाय चांस वो टॉपिक उठ गया जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको नहीं प्रिपरेशन था कि आपने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आज, बट ऐसा कैसे हुआ कि उसी दिन का पॉडकास्ट ऐसा शूट हुआ? कि इज इट लाइक बाय चांस? नो, कोइंसिडेंस। हाँ, मैक्सिमम लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं। दुनिया में क्या, दुनिया का ना एक फिनोमेना है कि दुनिया में कोइंसिडेंस नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। यूनिवर्स ना किसी लॉजिक पे काम करता है और वो लॉजिक पे ही आगे चलता है। तो जितनी भी हमारी एनर्जीज होती है ना हमारे पास में, ये इनका ट्रैवलिंग भी, चाहे हम मैंने पितर कहते हैं, अपने गार्डियन एंजल बोलते हैं, एंजेलिक एंटिटीज कहते हैं, ये सब हमें कुछ सिखाने आते हैं। माध्यम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ऐसा हो सकता है कि आप ध्यान में उतरो, आपको कुछ ना दिखाई दे। आप मेडिटेशन में जाओ, कुछ ना दिखाई दे, आपको एकदम ब्लैक दिखाई दे, बट जब आप अपने नींद में जाओ तो सारी गाइडेंस रिसीव हो। ऐसा होता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मैं सोया, मेरे सपने में आज मेरे दादाजी आए, मेरे नाना जी आए, वो मुझे ये बोल के गए, और वो लोग उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स ने जब पास्ट लाइफ करना शुरू करा या मेडिटेशन शुरू करना शुरू करा, उनकी आंख 2:30 बजे या 3 बजे खुलनी शुरू हुई। आपके कई व्यूअर्स सुन रहे होंगे, उनकी आंख खुलती होगी सुबह 2:30-3 बजे। सर, मैं अपना पर्सनल सॉरी इंटरप्ट करने के लिए सबसे पहले, लेकिन मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, मे बी कोई बिलीव करे ना करे,
मेरे साथ ये होता है कि मेरी आँख है ना, हालांकि जब मैं सोई 3 बजे जाऊँ तो 2:30 बजे क्या खुलेगी, लेकिन जिस भी दिन मैं 9 बजे सो गया, 10 बजे 11 बजे सो गया, टाइम से सो गया, कंफर्म है मेरी आँख खुलनी ही खुलनी है, सेम 1 से 3 के बजे के बीच में। जब आपका अवेकनिंग का टाइम पीरियड होता है ना, तो आपकी आंख करीबन 3 बजे, पौने 3 बजे खुलती है। हाँ, 2:30 बजे खुलती है। करेक्ट, बिल्कुल। और आपके पितृ चाहते हैं कि आप उठकर उस वक्त बैठो ध्यान में। आपके गार्डियन एंजल चाहता है कि आप वहां पर ध्यान करो। और जब वो टाइम शुरू हो जाए ना, तो अपनी लाइफ के ना अच्छे दिन गिनना शुरू कर देना। तो ये अच्छी बात है, अगर बिल्कुल ऐसा अच्छी हो रहा बात है है, मेरे साथ। बिल्कुल अच्छे दिन गिनना शुरू करना। पर कब? जब आप ध्यान करना शुरू करो तब। कई लोग क्या होता है, आई एम सॉरी, एक टॉपिक बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग उस वक्त गहरी नींद में होते हैं, उठे, पानी पिया, घूमे फिरे, फिर सो गए, मेडिटेशन भी कर लिया, फिर सो गए। मेडिटेशन के बाद सोना नहीं होता। मेडिटेशन क्या प्रोसेस है? जागने का। ये मेडिटेशन करके कहते हैं बड़ी बढ़िया नींद आती है, नो डाउट। आपका माइंड रिलैक्स होता है, बट आइडियली सोना नहीं चाहिए। अगर आपकी आंख पौने 3 बजे खुल गई है, 2:45 या 3 o'clock खुल गई है, यू शुड नॉट स्लीप। वन शुड नेवर स्लीप। वाई? बिकॉज अगर आप सो जाते हो, बॉडी फिर उस स्टेट में चली गई। अब जो मेडिटेशन का इफेक्ट था वो फील नहीं करा आपने। मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करने वाला हूँ जी, लेकिन मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि एक सही गाइडेंस मेरे को मिले, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँ। जी सर। इसी बीच में सर आपके पास, आप बीइंग अ हीलर, काफ़ी सारे केसेस आते होंगे, तो क्या कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या पोजीशन से रिलेटेड कोई केस आया आपके पास? बहुत केस आते हैं। थोड़ा सा बताओ। जी जी जी, देखो केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं डेली के डेली। मैं खुद कभी मना कर देता हूँ, दिखता है एनर्जी बहुत डार्क है। और एनर्जी की शुरुआत कैसे हुई है उसका देखो, एक एनर्जी होती है परेशान करने वाली और एक होती है आपको फायदा पहुंचाने वाली। कई बार लोग कहते हैं कि एनर्जी है, मेरे साथ में रहती है, मुझे परेशान करती है, बट एक्चुअली वो घर के असंतृप्त पितृ हैं, अनसेटिस्फाइड एंसेस्ट्रल एनर्जी है, जो आपसे इंटरेक्ट कर रही है कुछ कहने के लिए, बट क्योंकि आपको पता ही नहीं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो आप उन्हें भी वेस्ट एनर्जी की तरह से डील करते हो। मेरे पास में केस था, मेरे क्लाइंट का केस आया था मेरे पास में, कि क्लाइंट रात को जब भी सोता था ना, तो एक कोई जानवर जैसी चीज आती थी उसके पास में, कहता कि वो मेरे छाती पे बैठती है और मेरे गले को दबाती है। ये सर मैंने बहुत डिस्कस किया है, हमारे पीछे के जो हमारे ऑडियंस है उन्होंने देखे होंगे, पीछे के जो हमारा हॉरर पॉडकास्ट है, हर पॉडकास्ट में, हर हॉरर कंटेंट में ये चीज़ तो कन्फर्म। जी, हमने उस क्लाइंट को ये बोला कि छाती पर जो बैठी हुई एनर्जी है ना, मैंने उसे कहा एक बार उससे बात कर और पूछ कि तू मेरे साथ ये व्यवहार कर क्यों रही है। मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वाई यू आर हर्टिंग मी। अब ये लॉजिक कहता है कि दुनिया में आपको कोई तब तक हर्ट नहीं करेगा जब तक आप उसे हर्ट नहीं करोगे। क्लाइंट भूल गया, ये सारी बातें भूल गया जो मैंने बताया। रेगुलर काम चलता रहा, महीनों तक चलता रहा। एक रात को उसे मेरी बात याद आई, सोते सोते, नींद में जाने से पहले। और अब जैसे वो नींद में गया, वो आधी नींद में होता था, आधे होश में, जब ये चीज आकर डेली उसका गला घोंटती थी। एक बार उसने नींद में जब वो चीज गला घोंट रही थी उसका, उसने पूछा कि तू चाहता क्या है। मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू क्यों परेशान कर रहा है। वो चीज वहां से हटी, दीवार में घुस के गायब हो गई, बस इतना कहने से। और उसके अगले दिन उसकी शेयर मार्केट में लॉस हो रहा था, कहता सर लॉस होना खत्म हो गया और मुझे मेरे ख्याल से 2-3 लाख का बेनिफिट होना शुरू हो गया। प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, प्रॉपर्टी बिक गई। घर में उसकी छोटी बहन की शायद शादी नहीं हो रही थी, कहता रिश्ता आ गया, लड़के वाले आ गए, शादी करने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया हमने और हमें काम हो गया, लड़का मिल गया। कभी कभी ना एनर्जी केवल बात करना चाहती है। आप वो एक लॉक में की नहीं इंसर्ट कर रहे हो, चाबी भी है, ताला भी है, आप इंसर्ट नहीं कर रहे। दुनिया में कोई भी चीज आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं होती, चीजों का लॉजिक होता है। हमारे पास एग्जॉस्शन के केस आते हैं, हमने उनसे बात करी एनर्जी से कि व्हाट डू यू वांट, वो अपनी सेकेंडरी फेज में चली गई एनर्जी, खुद बोलना शुरू कर गई क्लाइंट के थ्रू कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे डिस्टर्ब करा। ऐसे होता है। हमने पूछा देखो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना, तुम भी हमें डिस्टर्ब मत करो, तुम बताओ हो क्यों। लॉजिक पे बात हुई और नॉर्मली जैसे आप में बैठे हुए हैं ऐसे बातचीत हुई। बॉडी ने चाय पी है, उसकी बॉडी ने, जिस बॉडी के अंदर एनर्जी है, प्रॉपर चाय पी है। एनर्जी कह रही है मुझे चाय पीनी है, बॉडी चाय पी रही है हमारे सामने। हम भी हैरान थे कि एनर्जी चाय तो क्यों मांग रही है। वही सर, देखो एनर्जी एक फिजिकल चीज नहीं है। एग्जैक्टली वो चाय कैसे पी रही है? बॉडी के थ्रू, इच्छाएं तो है ना उसकी। यानी जो एनर्जी है, जो बॉडी है,
वो उस पर्सन के अंदर आई एग्जैक्टली और उन्होंने चाय पी। अपनी अधूरी इच्छाओं को वो बॉडी के थ्रू पूरा करती है। हमारे सामने बैठे कहा कि मेरी इच्छाएं थी कि मुझे ऐसा खाना मिले, वैसा खाना मिले, इसके घर में ऐसा खाना मिल रहा है तो मैं इसके घर में आ गई। मेरी ये इच्छाएं थी कि मुझे ये पूर्ति हो, इसकी फैमिली इतनी समर्थ है कि वो पूर्ति कर सकती है तो मैं इसे पूर्ति करने आ मुझे गई। अच्छी फैमिली चाहिए थी, इसके पास है। मुझे किसी को डिस्ट्रॉय करना था, मेरे अंदर वो गुस्सा था, क्रोध था, तो मैं डिस्ट्रॉय करने इसकी फैमिली में आ गई क्योंकि इसके पास वो सब कुछ था। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हुए। एनर्जी एक्चुअली में बहुत प्रैक्टिकली बात भी करती है, बट लोगों के पास ना ऐसी स्टोरीज नहीं होती। लोगों के पास ना सिर्फ वो कंटेंट होता है, वो ड्रामेटिक कंटेंट जिसे कहते हैं। आपने सुना होगा खूब सारी बातों को, आपने खूब ऐसा कंटेंट आपने एंजॉय भी किया होगा कि लोगों के पास फैसिनेटिंग कंटेंट है, बट इस पर लॉजिक भी होते हैं। आप अगर ढंग से ऊर्जा से कम्युनिकेशन करोगे ना, एनर्जी आपको सब कुछ बताती है। इवन आपकी एंसेस्ट्री, हम लोगों को पास्ट लाइफ में लेके गए। हम लोगों को कभी कभी एक पास्ट लाइफ सेशन जब करते हैं तो सिंपल उन्हें उनकी मेमोरीज को स्क्रॉल करने को बोलते हैं। कई बार लोग पास्ट लाइफ करते हैं सेशन में, एक सेशन में काम नहीं हुआ, 2 सेशन में काम नहीं हुआ, 6 सेशन कंडक्ट हुए, तब थोड़ी सी मेमोरी एनकैश हुई। और एक मजे की बात, मैक्सिमम लोग तो पास्ट लाइफ में जाते भी नहीं है। उनसे कहता हूं तुम पास्ट लाइफ में जा रहे हो, हाँ सर मुझे एक इंसान दिखाई दे रहा है जिसने लहंगा पहना हुआ है, ये कर रहा है। पिछले दिनों उन्होंने टीवी पर कहीं रणवीर सिंह को देख लिया था। जब मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि कल रात क्या कंटेंट देख के सोया था, उसने मुझे कंटेंट बताया जो कि उस इंसान को मैंने नहीं बताया कि मुझे पता है। हाँ। जब मैंने पूछा तो उसका कंटेंट एक्चुअली पास्ट लाइफ में कैसे पहुंचा हुआ है। जब मैंने उनके घर वालों से बातचीत करी, उनका कंटेंट जाना कि ये क्या करके सोया था, इसका रूटीन क्या है, तो एग्जैक्टली जो टीवी की न्यूज पे हुआ था, किसी नेटफ्लिक्स के शो पे हुआ था या किसी टीवी सीरीज में हुआ था, वो कंटेंट आ गया। तो ये सर ये इल्यूजन है या फिर अच्छा ये इल्यूजन, ये प्योर इल्यूजन है। आपको ऐसा चाहिए था कि पास्ट लाइफ में जाऊंगा, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं तैयार हो गया कि चलो मैं पास्ट लाइफ में लेके चलता हूं जी। आपने वही देखा जो आपका माइंड कह रहा था। अब सर यहाँ पे आपने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। इस चीज के बाद मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा कि क्या हम अपनी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं? शांत दिमाग के साथ। मैं हर पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेता नहीं हूं। मेरे पास करीबन कितने ही कॉल्स आते हैं कि सर PLR करा दो, मैं साफ साफ मना करता हूं। कहते सर हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, आप कराते क्यों नहीं हो? मैं नहीं कराऊंगा, आप स्टेबल नहीं हो। अगर वो इंसान पास्ट लाइफ में गया और किसी इवेंट पे हुक हो गया, वहां से बाहर नहीं आ पाया, मैं कैसे बाहर निकालूंगा उसे? डॉक्टर बोलेंगे कोमा में चला गया। सर मैं चाहूँगा कि आपने ना काफ़ी पिछले पॉडकास्ट में मेडिकल साइंस से रिलेटेड बातें की थी। तो जो लोग कोमा में जाते हैं डेफिनेटली उनका ब्रेन तो काम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? ये चीज़ चल रही होती है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक लिम्बो स्टेज भी होती है जो ना पास्ट होता ना प्रेजेंट होता, बीच में निर्वात होता है, वैक्यूम होता है। जब हम कोमा में होते हैं, हमने कई पेशेंट का इंटरव्यू लिया, उनकी हमने जब रीडिंग करी तो हमें वो वैक्यूम स्टेट के बारे में पता लगा। एक त्रिशंकु अवस्था होती है जहां ना इंसान जीवित होता ना मृत होता, वो बीच में हटका होता है, वो वेट कर रहा होता है आगे के ऑर्डर का, एनर्जी गाइडेंस का, क्योंकि उसने कर्म कुछ ऐसे कर लिए कि बीच में फंस गया है। अब जब आपका इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त होगी तो आपकी ऊर्जा वहां से हटके प्रेजेंट पे आ जाएगी। जब इच्छा शक्ति वीक होगी तो आप वहीं हटके रहोगे। तो कई लोग कोमा में रहते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, ऊर्जा बूढ़ी नहीं हो पाती, ऊर्जा वहीं की वहीं फंस जाती है, शरीर बूढ़ा होकर मर जाता है। अब ये ऊर्जा भटकती रहती है, प्रेत बन जाती है, वो कुछ भी बन सकती है, बहुत चीजें होती हैं। तो कोमा के दौरान जो आपने वैक्यूम स्टेट बताया, वहाँ पर वो ब्लैंक रहता है, वहाँ निर्वात होता है, वहाँ शून्य होता है, शून्य रहता है। जी सर। इसके बाद सर मैं थोड़ा सा रेमेडीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, ब्लैक मैजिक की ही। अच्छा ठीक है, आप क्या क्या रेमेडीज़ देते हैं लोगों को अगर उनके साथ सच में कुछ ऐसा केस है तो? देखो, ब्लैक मैजिक जो होता है ना, पहली बात तो बात करने से सॉल्व हुआ है आज तक मैक्सिमम। ऊर्जा में हमारे पास हीलिंग टेक्निक्स भी हैं जिससे हम उनका क्लीनिंग कर सकते हैं। और एक मजे की बात बताता हूँ, जब हमने एनर्जी को क्लीन करा तो बॉडी क्लीन हो गई। ऑरा क्लीनिंग एक टेक्निक है, मेरे यूट्यूब पे इसका पूरा वीडियो डला हुआ 4-5 घंटे का, ऑरा क्लीनिंग। जी। मेरे पास ब्लैक मैजिक वाला पेशेंट आया कि मुझे ब्लैक मैजिक इफेक्ट है, मैंने लग कर डीप ऑरा क्लेंजिंग करी, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट खत्म होना शुरू हो गया। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने ऑरा क्लेंजिंग करी तेरी, क्योंकि ये हल्का वर्ड लगता है। मैंने कहा मैं तेरी भूत बाधा उतारी है। मैंने वर्ड फैंसी यूज करा ताकि थोड़ा सीरियसनेस मेंटेन रहे, बट मैंने करा ऑरा क्लेंजिंग और मैक्सिमम पेशेंट्स मेरे ऑरा क्लेंजिंग से ठीक हुए।
कुछ कंडीशन वाकई में वियर्ड थी, वहां पर मेरा काम नहीं हो पाया, मैंने काम किया भी नहीं। फिर जो प्रॉपर तांत्रिक होते हैं, जो ये काम करते हैं, तंत्र को उतारते हैं, उनके पास भेजा, क्योंकि हर काम मेरे निमित्त नहीं है, हर काम को मैं नहीं कर सकता जी, हर ऊर्जा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि सर आप इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि लोगों को ना सही पर्सन मिलना चाहिए जो उनको ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, देखो लूटना कोई फिनोमेना नहीं है, मैं अपना काम करता हूं, उसके एवज में पैसे लेता हूं। लोग कई बार ये चैलेंज करते हैं, आप इतने पैसे क्यों लेते हो? मेरा सिंपल सा लॉजिक है आपके सभी व्यूअर्स के सामने, कर्म का ना दोनों तरफ से इक्वल एक्सचेंज होना चाहिए, ऋणानुबंधन नहीं बंधने चाहिए, आपका ऋण और मेरा ऋण क्लियर होना चाहिए। मैंने कुछ लिया, आपने कुछ दिया, अगर आपके देने से मेरे परिवार पर इंपैक्ट आए तो मुझे आपसे बैलेंसिंग लेना चाहिए। जब इंसान किसी से कुछ नहीं लेता या फिर बैलेंसिंग नहीं लेता तो उसके परिवार पर या उसकी बॉडी पर इंपैक्ट आते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं फ्री हीलिंग करते हैं, फ्री रीडिंग करते हैं, क्योंकि उनके कर्म वैसे वाले हैं कि उन्हें कार्मिक क्लियरेंस करनी थी, इसलिए कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरे पास भी फ्री हीलिंग है, बट वहां पर भी मैं कुछ लॉजिक के साथ काम करता हूं। वहां पर हम अकार्मिक हीलिंग करते हैं, ईगोलेस हीलिंग कहते हैं उसे, कि मैं नहीं होता वहां पर, वहां हीलिंग ऊर्जा अपना काम करती है। अगर मैं हुआ, मेरा घमंड हुआ, तो कर्म नहीं हो पाएगा, हीलिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि क्लाइंट को पहले बातचीत में एंगेज करते हैं, कि पहले जान लेते हैं हुआ क्या था। और जब भी हमने ऑरा क्लेंजिंग करी है, रिजल्ट्स हमारे सामने क्लीन आ गए हैं। एज अ हीलर मैं इस टेक्निक को यूज करता हूं, कुछ मंत्र भी हैं उन्हें यूज करते हैं, और कुछ साधना भी है उससे भी यूज करते हैं। इसके अलावा कोई इंसान अगर मेडिटेशन करे बैठ के, बड़ी से बड़ी ऊर्जा उसे छोड़ देंगी, कोई नेगेटिव एनर्जी है वो भी छोड़ देगी। पर एक्चुअली क्या होता है, जब आपको पोजेशन का केस होता है तो उसमें आप ध्यान ही तो नहीं कर पाते, साधना ही तो नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऊर्जा आपको साधने नहीं देगी। अगर आपने अपने आप को साध लिया तो ऊर्जा तो बाहर निकल जाएगी। जिसके साथ साधना जुड़ गई, जिसने अपने आप को साध लिया, वो तो अपने आप से जुड़ गया, एनर्जी की जगह ही नहीं बची जी। तो अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी मेडिटेशन को स्टेट में करता रहे, अपनी प्रॉपर हीलिंग करता रहे ना, तो उसकी लाइफ में कोई अनवांटेड इवेंट नहीं होते। मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला भी था, अपने वीडियो में बोला भी था इस बात के बारे में, कि आप रेप केसेस को भी कम कर सकते हैं हीलिंग के थ्रू, चाइल्ड एब्यूज को कम कर सकते हैं। ऑरा लॉकिंग एक टेक्निक होती है, ऑरा लॉक करना, कि आप अनवांटेड को लाइफ में आने नहीं दोगे। ये कैसे कर सकते हैं सर? ये देखो, हम अगेन वो टेक्निक मनसा वाचा कर्मणा कि 3 लेवल पे होता है। मंत्रों से भी होता है कि मंत्रोच्चारण करके अपना ऑरा इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि कोई छू नहीं पाएगा आपको। तो सर ये एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन है या फिर हम पूरी सोसाइटी को सॉल्यूशन दे सकते हैं? देखो सर, मैं तो आपके चैनल पे सबके लिए बोल रहा हूं, मैं तो वीडियो शूट करके डाला हुआ है इसका रेकी लेवल उनका। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, 4 साल का बच्चा भी कर सकता है, कोई बुजुर्ग इंसान भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस मेथड को यूज। मैं आपको बता रहा हूं कि मनसा वाचा कर्मणा 3 लेवल पे काम करते हैं। मंत्रोच्चारण करोगे तो भी प्रोटेक्टेड रहोगे, अपने आप को दूर रखोगे, शरीर के स्तर पे दूर रखोगे तो भी प्रोटेक्टेड रहोगे, शरीर को कवर कर लोगे तो भी प्रोटेक्शन आएगा। बट इससे बड़ा प्रोटेक्शन होता है मेंटल प्रोटेक्शन। माइंड में अगर आपने सोच लिया कि ये इंसान मुझे छू नहीं पाएगा, तो इंसान आपको छू नहीं पाएगा। बट आपको बिलीफ सिस्टम कैसे इन्वोक करना है, इसका डिसिप्लिन प्रैक्टिस होता है जो हम रेकी में सिखाते हैं। तो आपको पहले उस लेवल का डिसिप्लिन लेना पड़ेगा, तब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। और मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां छोटी बच्चियों ने मेरे को बाद में रिस्पॉन्स करा कि सर ये टेक्निक हमें बहुत काम आई। वाइफ का कॉल आया मेरे पास में कि हमारा हस्बैंड हमें अब्यूज करता था बहुत बुरी तरह से, शादी के 21-22 साल तक मैं डेली पिटती रही, कोई मारता रहा मुझे। आज उसकी हिम्मत ही नहीं होती, वो मेरे को देख ही नहीं पाता, कहता है कि मेरे को तेरे में से कुछ होता है, कुछ अजीब सी वाइब्रेशन फील होती है। जब मारने आता तब, नॉर्मली नहीं, जब मारने आता कहता है मुझे ठीक नहीं फील नहीं होता। आपका ऑरा अगर लॉक हो गया ना तो कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। तो ये टेक्निक इतनी स्ट्रांग है कि आप एनर्जी ही नहीं, आप लॉजिक के साथ अगर काम करेंगे तो आप किसी भी चीज पे काम कर सकते हैं। बिजनेस में भी काम करती है कि लोगों के पास बिजनेस नहीं आ रहा, वो अपना ऑरा क्रिएट कर देते हैं। आजकल इसे मनी मैग्नेट टेक्निक कह देते हैं। ये फैंसी वर्ड्स आ गए हैं, पर सिंपल काम क्या है, अपने अपने बिलीफ सिस्टम को ट्रेन कर लिया, आएगा। अपनी सफलता को डेली विजुलाइज कर रहे हो, देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो जाएगा। बट कर्म भी करने पड़ेंगे। कई लोग खाली खाली विजुलाइज करते रहते हैं कि सर ने कहा था विजुलाइज कर लो, तो खाली विजुलाइज कर लेते हैं। कर्म भी करने पड़ेंगे। मैं सुबह 3 बजे उठकर पूरे दिन मेहनत करके रात को 11 बजे सोता हूं, सिर्फ 4 घंटे या 3 घंटे की नींद लेता हूं डेली। कई सालों से मेरा सेम रूटीन है।
तब जाकर मैं इस बातों को कह पा रहा हूं। तो खाली अगर बिलीफ सिस्टम पे ही काम कर रहा होता तो ये काम कर नहीं करती चीजें। मतलब काफी सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें मैनेज रेगुलेट करना पड़ता है। रेगुलेट करना पड़ता है। मैंने 3 फैक्टर बताया आपको, मनसा वाचा कर्मणा, सिर्फ 3 लेवल पे आप काम कर लीजिए, आपका ऑरा लॉक हो जाएगा, आपकी एनर्जी कहीं डिस्टर्ब ही नहीं हो सकती। जी सर काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है अब तक की हमारी, और मैं कहूँगा थोड़ी सी मिक्स्ड है जी। लोग कहते हैं खिचड़ी, ये खिचड़ी, लेकिन ये खिचड़ी काफ़ी टेस्टी है। देखिए सॉल्यूशंस की जब बात करते हैं ना कन्वर्सेशन में, डिफरेंट रास्ते निकलते हैं। हाँ जब हम बात करते हैं, आप भी मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपके दिमाग में और भी प्रश्न आ रहे हैं। बिल्कुल। व्यूअर्स हमें सुन रहे होंगे, उनके पास भी प्रश्न आ रहे होंगे, तो हमारी हर बात से ना उनके किसी ना किसी प्रश्न का उत्तर हो रहा होगा। जी सर, तो इसीलिए एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं जी लास्ट प्लीज में। प्लीज। हम सबने सुना है कि, और आपने भी बीच में कहा कि सेकंड डायमेंशन, ओके। तो जो एनर्जीज होती हैं, या फिर मैं बात करूँ इविल स्पिरिट्स की, अच्छा ओके। ये कहाँ रहती हैं एक्चुअली में? कोई अलग डायमेंशन होता है? यस सर, डायमेंशन होता है, एनर्जीज का होता है। कई धरती पर भटकती हैं, कई लोग कई डायमेंशन में जाती हैं, तो वो इनकी जगह होती है। जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहती हैं। ये हमें नहीं देख सकते, हम इन्हें नहीं देख सकते जब तक कि कोई पर्पस ना हो। वो जो क्रॉसिंग होती है तभी देख पाते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो इन्हें देख सकते हैं, उन्हें दिखाई भी देती हैं। वो स्पिरिट भी जब तक उनका कोई काम नहीं है तब तक वो नहीं आ सकती इस तरफ भी, वो देख नहीं पाएंगे, वो भी आगे निकल जाएंगे। तो इनके अलावा भी इनफाइनाइट डायमेंशन है हमारे आसपास, जहां की क्रिएचर्स हमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। थैंक यू सो मच। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट रहा एंड काफ़ी सारी बातें आपने बताई। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी कुछ जानने को मिला है। आई नो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने बीच में छोड़ दिए जी, लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हम सब कुछ एक पॉडकास्ट में कवर कर ही नहीं सकते हैं। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है, फिर भी काफ़ी सारी बातें हैं जो रह गई हैं अभी। जी, मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट्स में अपने जो भी क्वेश्चंस है, आपका जो भी फीडबैक है, डेफिनेटली हमें शेयर करें। और सर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सारी ही डिटेल्स हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जी, जी, थैंक यू सो मच सर। एक बात आपके चैनल से कहना चाहूँगा जी। कि कई बार लोग हमें कांटेक्ट करते हैं और वो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आते हैं हमारे पास, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब पे जाएं, मेरा लिंक जो आप प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे नंबर्स मैं आपको दे दूंगा, आप प्लीज़ उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके ना हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया कीजिए, क्योंकि इतनी सारी कॉल आती है ना कि बहुत सारे हमारे पास टेलीकॉलर्स हैं, वो भी अटेंड नहीं कर पाते और लोग गुस्सा हो जाते हैं कि सर आपने मुझे इग्नोर करा। मैं किसी को इग्नोर करने वाला कौन होता हूँ? हमारा संस्थान इसी बात पे तो बेस्ड है कि हम हेल्प करते हैं। जी, हमारे सारे कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। हम अभी मुंबई से भी ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन सेशंस भी होने वाले हैं, हमारे साल में रेकी रिट्रीट्स भी होते हैं ऋषिकेश वगैरह में, जहां पर हम लेके जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को फीलिंग कराने के लिए, हीलिंग कराने के लिए, इमोशनल रिलीज कराने के लिए। तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करें, हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मेरी कंपनी का एक वेबसाइट भी है, आप वहाँ भी हमें विजिट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आई होप आप दोबारा से आएंगे हमारे दी यंग पॉडकास्ट से। जरूर सर, जरूर सर। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।